तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग 20 टैमलर के एपिसोड 131 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा ल्यूफेंग जो होता है वहां पर जैनजिया से कहता है कि मुझे भी इस बार की इन्वेस्टिगेशन में लेकर चलो। मैं वहां पर कुछ आइडियाज रखता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर उन सभी आइडियाज को कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और मैं यहाँ पर कुछ हाइपोथेसिस बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर उसको ढूंढ सकता हूँ, यानी कि वो जो भी अंडरकवर एजेंट है मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। तो मुझसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं जाकर मास्टर लू से इस बारे में बात करती हूँ और उसके बाद उसे वहाँ पर चेयर के ऊपर बिठा दिया जाता है और ड्रैगन उसकी चेयर को लेकर वहाँ पर मेन हॉल की तरफ जा रहा था। उसे कहता है क्योंकि तुम एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद देखना तुम्हारी इनोसेंट भी यहाँ पर साबित हो जाएगी और साथ ही तुम्हारी वेल को भी यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन जो होता है जहाँ पर मेन हॉल का दिखाया जाता है। मेन हॉल के अंदर दिखाते हैं कि वो सभी लोग क्योंकि पहले यहाँ पर अपने टेस्ट को पास कर चुके हैं, जहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने बेस को रिलीज करके दिखा दिया है। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं कि ड्रैगन ना बताओ कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर पहुंची। हमने यहाँ पर अपने अपने बेस को निकाल कर दिखा दिया, बात साबित है कि हमें से कोई यहाँ पर अंडरकवर एजेंट नहीं है। लेकिन उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने बेस को बुला सकते हो, यानी कि इसका मतलब यह है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर वैसल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें इस बारे में कंफर्म नहीं है कि तुम में से कोई यहाँ पर वैसल क्या तो यूज हो रहा है या नहीं, यानी कि किसी को यहाँ पर रिश्वत दी जा रही है, रिश्वत देकर इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कौन सी भाषा में समझाऊं। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने उस लेटर को नहीं लिखा था, यानी कि वो लेटर जो कि तुम्हें सीक्रेट टिप ऑफ के तौर पर था वो मैंने नहीं लिखा था। तो मास्टर कॉन्ग कहता है कि अगर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ढूंढना है तो मास्टर गू को ढूंढो ना, या फिर मास्टर जिंग के बारे में यहाँ पर क्या। जिंग भी तो यहाँ पर उस तरह की राइटिंग को दोबारा से कॉपी कैट कर सकती है। हो सकता है कि ये वैसल किसी वैसल को यूज किया हो, जहाँ पे किसी टेक्निक को यूज किया हो। फिर तुम लोग यहाँ पर मास्टर गू के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं लगाते जिसने यहाँ पर वेल को मारने के बारे में किल ऑर्डर का ड्राफ्ट बनाया था। तो ड्रैगन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर वाकई में इनको ड्राफ्ट लिखते हुए देखा तो इसका मतलब है कि तुम इसके बारे में और कुछ भी बता सकते हो। तो क्या तुम यहाँ पर हम सभी लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। तो कौन कहता हाँ क्यों नहीं। तो मास्टर कॉन्ग उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले मुझे मास्टर गू की जरूरत है, एक बहुत ही जरूरी काम है, मुझे उनकी मदद चाहिए थी, मुझे उनका मशवरा चाहिए था। इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए उनके रेजिडेंस पर गया। जब मैं वहाँ पर गया तो उनका प्राइवेट बॉडीगार्ड मुझसे कहता है कि प्लीज माफ करना लेकिन इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते। तो मैंने उससे पूछा कि वो इस वक्त क्यों नहीं मुझसे मिल सकता, तो उसने कहा कि वो इस वक्त सो रहे हैं। मास्टर कॉन्ग से कहते हैं कि दोपहर के वक्त कौन सोता है, क्या उसकी तबीयत नहीं ठीक। तो उसके प्राइवेट गार्ड आगे से कहता है कि नहीं सर उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन रात के वक्त वो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रहे थे, इसी वजह से पूरी रात वो सो नहीं पाए थे, इसी वजह से वो दिन को सो रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर कॉन्ग कहते हैं क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो पहले भी यहाँ पर स्लीप वॉकिंग कर चुके हैं। तो वो कहता है हाँ सर वो पहले भी यहाँ पर स्लीप वॉकिंग करते हैं। उसे कहता है क्या उसकी तबीयत खराब है या फिर उसे किसी किस्म का मसला है, यानी रात में चलने का मसला शुरुआत से है। तो प्राइवेट गार्ड से कहता है कि सर मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन एक रात पहले मैंने उन्हें यहाँ पर देखा था। रात के वक्त जब आसमान के ऊपर चांद निकला हुआ था वो वहाँ पर खड़े थे, पवेलियन में खड़े होकर चुपचाप आसमान में चांद की तरफ देख रहे थे। पर वो वहाँ पर काफी देर तक खड़े हैं, मेरे ख्याल में वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा खड़े रहे होंगे, लेकिन हमें से किसी ने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और उसके बाद वो खुद ही वहाँ पर से पेपर उठाकर उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू करते हैं। वहाँ पर कुछ लिखने के बाद वो वहाँ पर से उठकर अंदर चले गए। ये बातें सुनने के बाद मास्टर कॉन्ग को काफी ज्यादा हैरानी होती है। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं क्या वाकई में पूरी रात यहाँ पर स्लीप वॉकिंग करने के बाद पूरी रात आसमान में चांद को घूरता रहा और उसके बाद बैठकर वो पेपर के ऊपर कुछ लिख रहा था। मुझे लगता है कि उसको यहाँ पर स्लीप वॉकिंग की बीमारी है जो तो बिल्कुल मेरी बीमारी के जैसी है। तो प्राइवेट गार्ड कहता है कि सर क्या आपको स्लीप वॉकिंग के बारे में पता है। तो मास्टर कॉन्ग से कहते हैं हाँ मुझे पता है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर मुझे भी सेम बीमारी हो गई थी। मैं भी रात के वक्त उठकर चलना शुरू कर देता था और जब आसमान के ऊपर चांद निकलता तो उसे घूर घूर कर देखता रहता था। लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, जो मेरे गार्ड हैं उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। तो उसका गार्ड से कहता है तो सर आपने यहाँ पर अपने आप को ठीक कैसे किया, आपके पास यहाँ पर कौन सा इलाज था, आप कौन से डॉक्टर से मिले थे। तो मास्टर कॉन्ग से कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर किसी से मिला नहीं था, बल्कि एक पार्टी में गया था। उस पार्टी के अंदर मैंने जी भरकर पी थी, मैंने बहुत सारी वाइन पी थी और वाइन पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश होकर उठा तो उसके बाद से मेरी बीमारी खत्म हो गई। अब तो काफी अरसा हो गया कि दोबारा मैंने यहाँ पर कभी भी स्लीप वॉक नहीं की। तुझे बात सुनने के बाद गार्ड कहता है सर आप यहाँ पर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ वाइन पीने से यहाँ पर किसी की बीमारी को क्योर किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि स्लीप वॉक की बीमारी जो है वो यहाँ पर इस वाइन पीने से ठीक हो सकती है। अब आप यहाँ पर रुककर इंतजार करें, मैं जाकर मास्टर गू को देकर आता हूँ। अगर वो जागते हुए तो फिर उनको आपके बारे में बताऊंगा कि आप उनसे मिलने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पर से चला जाता है, जबकि इसी के साथ ही मास्टर कॉन्ग आगे बढ़ता है उस गैसबू में जाकर इंतजार करने के लिए। वहीं पर उन्हें साइड के ऊपर एक पेपर मिलता है जो कि फोल्ड करके वहाँ पर फेंका गया होता है। तो उस पेपर को उठाते और कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर देखा कि वो रात के वक्त यहाँ पर बैठकर पेपर के ऊपर कुछ लिख रहा था। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर इस पेपर के ऊपर कुछ लिखकर उसे फेंक दिया है। तो चलो देखते हैं कि वो यहाँ पर सोते सोते क्या लिख रहा था। तो उस पेपर को ओपन करते हैं, उसको ओपन करने के बाद वो देखते हैं तो उसके ऊपर किल ऑर्डर लिखा होता है, वेल को मारने का किल ऑर्डर। तो इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर किसी सपने के बारे में इसने लिखा होगा या फिर कुछ बहुत ही अजीब सी बात लिखी होगी, लेकिन यहाँ पर तो वेल को मारने के बारे में किल ऑर्डर लिखा गया है। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। तो मास्टर कॉन्ग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फिर से कहता हूँ कि जाओ जाकर उस किल ऑर्डर की कॉपी निकाल कर लाओ और उसकी हैंड राइटिंग को यहाँ पर मास्टर कॉन्ग की हैंड राइटिंग से मैच करके देखो, दोनों की हैंड राइटिंग सेम होने वाली है। तो ड्रैगन कहता है तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए हमारे इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोकते हैं जब तक कि यहाँ पर मास्टर गू का वो पेपर नहीं मिल जाता जिसके ऊपर उनकी सेम हैंड राइटिंग है। और वहाँ पर से बाहर आते हुए ड्रैगन जो होता है हमारे ल्यूफेंग से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ आई यहाँ पर क्या हो रहा है। रास्ते में जाते हुए हमारे ल्यूफेंग को ये भी बताते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर पहले से उस किल ऑर्डर को चेक कर लिया और उसके ऊपर जो राइटिंग थी उसको भी चेक कर लिया है। तो ड्रैगन कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन असल में उस किल ऑर्डर के ऊपर जो राइटिंग थी वो वाकई में मास्टर गू शाने की है। तो ये बात सुनने के बाद ल्यूफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ राइटिंग जो है वो कंप्लीट मैच है, यानी कि वो मास्टर गू की राइटिंग के साथ कंप्लीटली मैच करती है। अब हम यहाँ पर से सीधे मास्टर गू के पास जाने वाले और जाकर उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि मास्टर गू उस वक्त मेन हॉल में मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर से वो सीधे मेन हॉल में जाते हैं दूसरे जहाँ पर मास्टर गू बैठे होते हैं। तो मास्टर गू कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर वो किल ऑर्डर मिल गया, तुम्हें पता चल गया होगा कि वहाँ पर मेरी राइटिंग नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोई किल ऑर्डर लिखा ही नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग की बातें सुनकर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। और इसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि सर मुझे एक बात बताएं कि आपको यहाँ पर स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर गू शानियों से कहते हैं कि हाँ, मेरे गार्ड्स ने मुझे इस बारे में बताया कि मुझे स्लीप वॉकिंग की बीमारी है, कि मैं रात के वक्त उठता हूँ, जब चांद आसमान के ऊपर निकला आता है तो मैं बाहर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, चांद को घूरता रहता हूँ। और मुझे यहाँ पर मास्टर कॉन्ग की बातें सुनने के बाद लगता है कि मैंने वाकई में पेपर के ऊपर कुछ लिखा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर सोते हुए की लॉटर लिख दूं, वो भी वेल के बारे में। क्या तुम लोग इस बात पर विश्वास कर सकते हो कि एक सेनेट का ऑफिसर यहाँ पर एक लॉटर लिख दे, वो भी सोते हुए? ड्रैगन उसे कहता है कि सर यहाँ पर तो शक की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग आर्काइव में गए थे, वहाँ पर से हम लोग किल ऑर्डर की कॉपी लेकर आए हैं और उसकी राइटिंग और आपकी राइटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैच है, आप ही ने वो किल ऑर्डर लिखा है। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होती है। तो उन्हें वहाँ पर कॉपी दी जाती है, तो मास्टर गू जो होते हैं दोनों कॉपीज को चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरी हैंड राइटिंग है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि स्लीप वॉकिंग के दौरान जब मैं सो रहा था उस वक्त मैं यहाँ पर पेपर के ऊपर वेल को मारने का किल ऑर्डर कैसे लिख सकता हूँ? सभी लोग मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कभी भी यहाँ पर इस तरह के एक्सट्रीम मेजर्स तो बिल्कुल भी नहीं लेता। तुम सभी लोग जानते हो कि मड फिश जो थी वो एक बहुत ही रेयर प्राणी है, और हम लोग यहाँ पर मड फिश को एक्सटेंड करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मैंने आज से पहले कभी किसी बेस को हार्म करने के बारे में सोचा भी नहीं। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि सर क्या मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं जंग हीरो, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि सर मुझे एक बात बताएं, आज से ठीक 3 साल पहले वो टिप ऑफ वाटर लिखा गया था जो कि मास्टर कॉन्ग के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने लिखा था, और उसके ठीक 2 साल उसके ठीक 3 साल बाद आपने यहाँ पर ये किल ऑर्डर लिखा था। तो मुझे ये पता है कि इस अरसा के दौरान आप मास्टर कॉन्ग से कितनी बार मिले थे? तो मास्टर गू से कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सही से बताऊं तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। लास्ट टाइम मैं उसे बैंक्वेट पार्टी में मिला था, और वो बैंक्वेट पार्टी जो थी वो किल ऑर्डर लिखने से पहले की थी। उस पार्टी में जब वो मुझसे मिला था तो वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था और मुझे कहता है कि मैं उससे बात करना चाहूँ, मुझसे बात करना चाहता था, वो किसी बारे में बात करना चाहता था क्योंकि उसे मशवरा चाहिए था। उसे लगता है कि मैं अपनी काउंटी को बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ, इसी वजह से वो मुझसे मेरा मशवरा लेना चाहता था। तो ल्यू फेंग से कहता है कि मुझे बताया कि उस दिन यहाँ पर जब बैंक्वेट पार्टी में आप थे उस वक्त कुछ अजीब हुआ था। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर ज्यादा कुछ अजीब तो नहीं हुआ था, लेकिन कॉन्ग वहाँ पर थोड़ी सी वाइन पीने के बाद बेहोश हो गया था। जब वो बेचारा वहाँ पर बेहोश हो गया तो उसके बाद मुझे उसे उठाकर उसके क्वार्टर्स तक लेकर जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 131 का एंड करेंगे, क्योंकि हमारे ल्यू फेंग को यहाँ पर वो सबूत मिल चुका है जो वो ढूंढ रहा था, उसे यहाँ पर वो लिंक मिल चुका है। जो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे ल्यू फेंग यहाँ पर अपने शक को कंफर्म कैसे करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड 10 पे हमने देखा था कि ल्यू फेंग को एक टिप ऑफ मिल जाता है, क्योंकि जब मास्टर गू से कहता है कि वहाँ पर बैंक्वेट पार्टी में एक इंसिडेंट हुआ था कि मास्टर कॉन्ग पीकर बेहोश हो गए थे, उसके बाद मैं इसे उठाकर उसके क्वार्टर तक छोड़ने के लिए गया था। हालांकि उसका वजन इतना नहीं, लेकिन फिर मुझे वो काफी ज्यादा भारी लग रहा था। ल्यू फेंग उसे पूछता है मुझे ये बताओ कि उस पार्टी से पहले क्या आप कभी स्लीप वॉकिंग में गए थे? तो मास्टर गू से कहते हैं कि नहीं, उससे पहले तो मेरे गार्ड्स ने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया कि मैं कभी स्लीप वॉक किया हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो बेहोश हुए थे और उन्हें क्वार्टर्स में छोड़कर आया था, उस बैंक्वेट पार्टी के बाद से स्लीप वॉकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ल्यू फेंग कहता है कि मुझे समझ आ गई यहाँ पर क्या हो रहा है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर स्लीप वॉक किए थे वो 10 दिन पहले था, जब पूरे चांद की रात थी। उस वक्त यहाँ पर फिर से मेरे गार्ड ने बताया था कि मैं रात के वक्त बाहर जाकर चांद को घूर रहा था, और वहाँ पर बाहर बैल्कनी में बाहर जाकर गैसीबुक यहाँ बैल्कनी में खड़ा था। तो ये बात सुनने के बाद ल्यू फेंग उसे कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, चलो यहाँ से चलते हैं। और रास्ते में ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इनकी बातों से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। तो ड्रैगन कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिला है। तो ल्यू फेंग कहता है कि मुझे पता चल चुका है कौन यहाँ पर अंडरकवर एजेंट है। ड्रैगन कहता है तो फिर बताओ ना वो कौन है। तो ल्यू फेंग उसे कहता है नहीं अभी नहीं, अभी पहले मुझे यहाँ पर सस्पेशन को कंफर्म करना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर ग्राउंड वर्क बिछाना होगा, यानी कि तुम सभी लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम सभी लोग यहाँ पर एल्फ को बनाने में काफी ज्यादा माहिर होना, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर एक ऐसा एल्फ बना सकते हो जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर उस अंडरकवर एजेंट को पकड़ सके? क्या तुम मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक एल्फ बना पाओगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। बस नेक्स्ट सीन जो होता है हमें नोविस का दिखाया जाता है कि नोविस को दिखाता है कि वो माइन वाली साइड के ऊपर पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े एल्व्स होते हैं, उन एल्व्स को वहाँ पर उनकी माइनिंग करके उनको निकाल कर वहाँ पर छोटे एल्व्स में चेंज किया जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर पहुंचने के बाद लैंडिंग करता है, वहाँ पर एक ऑफिसर पहले से खड़ा होता है। तो उसे कहता है कि तुम आंजिन स्क्वाड से यहाँ पर आए हो, जल्दी से यहाँ पर नीचे आ जाओ। तुम यहाँ पर नीचे और आकर बताओ कि तुम क्या करने के लिए आए हो। तो नोविस नीचे उतरता है, नीचे उतरने के बाद से अपने बारे में बताता है, साथ ही अपना टोकन उसे दिखाता है कि मैं यहाँ पर क्ले माइनिंग सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर कुछ एल्व्स को बना सकूं। देखने के बाद कहता है ये तो मिस्टर बबून का सर्टिफिकेट है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मास्टर बबून के साथ क्या हुआ? तो नोविस से बताता है कि बहुत ही बुरा हादसा हुआ था हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर, जहाँ पर मास्टर बबून नहीं रहे। मास्टर बबून के मरने के बाद उन्होंने अपना सारा कुछ मेरे हवाले कर दिया और मुझे कहा कि आज के बाद से मैं एल्व्स की देखभाल करूंगा और साथ ही एल्व्स को मैं बनाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो गार्ड जो होता है उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि वो ग्रेटेस्ट एल्फ मेकर जो था वो मर चुका है। मास्टर बबून एक बहुत ही कमाल के इंसान थे, वो जिस तरह के एल्व्स बनाते थे यहाँ पर ऐसे कोई भी एल्फ नहीं बना सकता। नोविस कहता है क्या वाकई में वो ग्रेटेस्ट एल्फ मेकर थे? हमें तो इस बारे में पता ही नहीं और हमने कभी उनकी इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं की जितनी तुम यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो जो माइनर होता है उससे कहता है कि तुम यहाँ पर उसके सक्सेसर लगते हो, तो क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि वाकई में ग्रेटेस्ट एल्फ मेकर थे? तो नोविस से कहता है कि नहीं, असल में ऐसी बात नहीं है, मैं उसका कोई सक्सेसर नहीं हूँ, बल्कि मरते वक्त उनके पास कोई और नहीं था,
तो इसी वजह से उन्होंने अपने सर्टिफिकेट मुझे दे दिया। मुझे लगता है कि ये किस्मत की बात है कि मुझे यहाँ पर उनके सर्टिफिकेट्स मिल गए। तो वो बंदा उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मास्टर बबून ने तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें अपना सक्सेसर चूज किया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर सको। नॉविस कहता है क्यों नहीं सर, और इसी के साथ वो माइनर से अपने साथ लेकर आगे चलता और कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें रहने की जगह कहाँ पर, और साथ ही तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ पर है जहाँ पर तुम काम करने वाले हो। साथ ही कल सुबह यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक मास्टर ढूंढ कर लाऊंगा जो कि एल्फ मेकिंग का मास्टर होगा, तुम्हें यहाँ पर बेसिक्स के बारे में बताएगा। तो नॉविस कहता है क्यों नहीं सर, मुझे लगता है कि हमें रेस्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें अभी जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए और आप मुझे अभी जाकर कोई मास्टर ढूंढ कर दें। तो वो कहता है क्यों नहीं बच्चे, चलो अभी ठीक है मेरे साथ आ जाओ। तो वो कहता है कि यहाँ पर से चलते हुए तुम्हें आसपास काफी सारे बड़े बड़े एल्फ दिखाई दे रहे होंगे, ये एल्फ किंग्स हैं। एल्फ किंग्स को यहाँ पर माइन करके उनके टुकड़े निकाले जाते हैं और उसके बाद उन टुकड़ों को रिफाइन किया जाता है। यहाँ पर तुम बड़े बड़े एल्फ को देख रहे होगे। एल्फ किंग्स जो होते हैं ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स के होते हैं, कुछ थंडर के होते हैं, कुछ फायर के होते हैं। हर एक के हिसाब से यहाँ पर इनको हर एक के हिसाब से अलग अलग स्क्वाड होती है जो इनको यहाँ पर माइन करती है, इनकी खुदाई करती है, इनके टुकड़े काटती है। इन टुकड़ों को काटने के बाद हम इनको यहाँ पर अपने स्पेशल स्क्वाड के पास भेजते हैं जहाँ पर फैक्ट्री में इन सभी को दोबारा से रीशेप किया जाता है। जहाँ पर इसी फैक्ट्री में जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग एल्फ को यूज करते हैं वो एल्फ बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर साउंड वाले, यहाँ पे सिग्नल वाले एल्फ बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में बनाए जाते हैं। वो सारे एल्फ यहीं पर लो लेवल के मेकर्स उनको बनाते हैं। इसके पास यहाँ पर हमारी साइंटिफिक डिवीजन है जो कि एल्फ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि एल्फ यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी पावर्स को देखते हैं, साथ ही उनकी पावर्स को एनहांस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कि ये सारे काम करते हैं, उनका काम ही यहाँ पर एल्फ के ऊपर स्टडीज करना और साथ ही उनके ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर अपने एल्फ के डिजाइन को पहले से काफी ज्यादा बेहतर कर पाए हैं। और उसके बाद सबसे एंड के ऊपर यहाँ पर आती है क्राफ्टिंग के वर्कशॉप। क्राफ्टिंग वर्कशॉप में जहाँ पर मास्टर बबून काम किया करते थे। क्राफ्टिंग वर्कशॉप में कुछ ऐसे खास लोग होते हैं, कुछ ऐसे क्राफ्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर एल्फ किंग के टुकड़ों को कुछ नई शेप देते हैं, कुछ नए रूप देते हैं, जिससे वो इनको यहाँ पर बीस्ट में चेंज करते हैं। जैसे कि तुम सभी लोगों ने भी यहाँ पर कुछ बीस्ट को देखा होगा। एल्फ की मदद से यहाँ पर काफी सारे बीस्ट बनाए जा सकते हैं। उनको एक्टिवेट करने के बाद उनको वैसी पावर्स दी जाती है जैसी उन बीस्ट के पास पावर्स होनी चाहिए। ये सारे के सारे एल्फ जो होते हैं कस्टम बिल्ड होते हैं, यानी कि उन सभी को अपने हाथ की मदद से डिजाइन किया जाता है और हर बार यहाँ पर कोई नया डिजाइन बनाया जाता है। ये सारे के सारे काम क्राफ्टर्स ही करते हैं। और मिस्टर बबून जो थे वो यहाँ के सबसे बेस्ट क्राफ्टर थे, क्योंकि आज तक उन्होंने जितने भी डिजाइन बनाए हैं वो सारे के सारे हमारी अलायंस के लिए बहुत ज्यादा काम आए हैं। ऐसे ये जॉब तुम्हारी होने वाली है। तो नॉविस कहता है कि सर मैं यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद काफी कंफ्यूज, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत करूंगा ताकि मैं यहाँ पर मास्टर बबून को निराश ना करूं। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं वर्कशॉप के अंदर लेकर चलता हूँ। उसे अंदर लेकर आते हैं, वहाँ पर काफी सारे शटर्स होते हैं और हर शटर के सामने नंबर लिखा होता है, यानी कि वहाँ पर जैसे यहाँ पर सेफ हाउस होता है बिल्कुल वैसे ही। साथ ही वो एक वर्कशॉप के सामने लेकर जाते हैं और कहता है कि ये वर्कशॉप तुम्हारी है। पहले जो मास्टर बबून की हुआ करती थी अब, लेकिन अब यहाँ पर उनके जाने के बाद अब ये तुम्हारी है। इसके अंदर तुम जा सकते हो और वहाँ पर जाने के बाद तुम जो कुछ भी है वो सब कुछ यूज कर सकते हो। तो वहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास इसकी चाबी है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता चाबी है या नहीं, हो सकता है कि बॉक्स के अंदर हो। तो बॉक्स के अंदर से चाबी निकाल कर देता और कहता है कि क्या ये चाबी है। तो वो सोल्जर गार्ड जो होता है वहाँ पर उसके लिए शटर खोलता और कहता है कि देखो मास्टर बबून जहाँ पर काम करते थे वो हर वक्त काम ही काम किया करते थे, इसी वजह से किसी को ज्यादा यहाँ पर आने नहीं देते थे। यहाँ पर हर एक चीज बिखरी हुई है। इस वहाँ पर एक एल्फ को देखता और कहता है कि आज यहाँ पर मास्टर बबून का लेटेस्ट मॉडल है। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि मैं क्राफ्टर नहीं हूँ, इसी वजह से मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक माइनर हूँ, माइनर्स के ऊपर नजर रखता हूँ। कि तुम्हें बहुत ही जल्दी इस जगह की समझ आ जाएगी। तुम्हें इस जगह के ऊपर अच्छी पकड़ बना लेनी चाहिए जब तक कि यहाँ पर तुम्हारे मास्टर नहीं आ जाते जो तुम्हें यहाँ पर बेसिक सिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, कल सुबह तुमसे मिलूंगा। तो नॉविस कहता है क्यों नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इस वर्कशॉप को देख लेता हूँ। तो वहाँ पर काफी सारे औजार पड़े होते हैं और साथ ही वहाँ पर उसे एक पेपर दिखाई देता है जिस पेपर के ऊपर अनफिनिश वर्क होता है। तो मास्टर बबून ने वहाँ पर एक फार्मूला बनाया होता है, एक नए एल्फ को बनाने का तरीका लिखा होता है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ये आजमा कर देखना चाहिए, क्योंकि मास्टर बबून ने यहाँ पर हमारे लिए अपनी जान दिया, तो हम लोग मास्टर बबून के काम को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, मैं बैठ तो बिल्कुल भी नहीं सकता। और साथ ही वो मास्टर बबून की बुक को भी ओपन करता है, साथ ही वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना था उसके मुताबिक उसके अंदर से पेपर को ओपन करता है, साथ ही वहाँ पर उस एल्फ को रीशेप करना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त दिखाते हैं कि वो गार्ड जो होता है अपने साथ एक मास्टर को लेकर आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे किसी मिलवाना चाहता हूँ जो कि मास्टर बबून का सक्सेसर है, लेकिन उसे यहाँ पर बेसिक्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मुझे अब जाकर उस बच्चे को सिखाना पड़ेगा। क्या बबून इतना बड़ा बेवकूफ था कि उसने यहाँ पर मरने से पहले एक लड़के को जिसे कुछ भी नहीं पता एल्फ की क्राफ्टिंग के बारे, उसे यहाँ पर अपना जो है वो सक्सेसर बना लिया। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी बच्चे को यहाँ पर बेसिक से बता सकूं। तो वो सोल्जर उसे कहता है कि सर प्लीज आपको यहाँ पर मेरे लिए करना होगा, मास्टर बबून के लिए प्लीज कर दे। आपको पता है कि वो कितने महान क्राफ्टर थे, उनके लिए यहाँ पर उनके सक्सेसर को कुछ बेसिक सिखा दे, 1-2 दिन तक उसको सिखा दे, उसके बाद से खुद ही समझ आ जाएगी। तो मास्टर उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सिर्फ बबून के लिए मैं काम करूंगा, मैं उसे पास कुछ डायरेक्शंस दूंगा, अगर वो समझदार हुआ तो खुद ही सीख जाएगा, वरना इससे ज्यादा मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बबून मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 132 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर ल्यू को मास्टर जैंग को अंदर जाने के बाद क्या झटका लगने वाला है, क्योंकि मास्टर बबून ने यहाँ पर नॉविस को ऐसे ही तो अपना सक्सेसर चूज नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें देखा होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो बीस्ट टेम्पलर की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर ज़ेंग जो होते हैं वहाँ पर आ रहे होते हैं ताकि वो नॉविस को कुछ सिखा सके, कुछ बेसिक्स बता सके। जैसे वहाँ पर वर्कशॉप के अंदर आते और अंदर आने के बाद नॉविस उनको ग्रीट करता है और कहता है कि सर मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी है। और इसी के साथ ही वो सोल्जर जो होता है उनको बताता है कि यही वो नॉविस, इस लड़के का नाम नॉविस है जो यहाँ पर मास्टर बबून की जगह के ऊपर आया है। तो वो मास्टर ज़ेंग उसे कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेलिटीज के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक टास्क देता हूँ, अगर तुम इस टास्क को पूरा कर पाए, अगर तुम एक हफ्ते में यहाँ पर एक टास्क को पूरा कर पाए तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बेसिक सिखाऊंगा, वरना इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा, तुम्हें यहाँ पर से जाना पड़ेगा। तो नॉविस कहता है जी सर मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं यहाँ पर आपकी दी हुई टास्क को पूरा कर सकूं और यहाँ पर आप मेरे मास्टर बन सके। और इसी के साथ उसके पीछे वहाँ पर एक एल्फ होता है जो कि प्लॉप प्लॉप कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद मास्टर ज़ेंग उसे कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर एक एक्टिवेटेड एल्फ क्या कर रहा है। लगता है कि बबून ने अपनी वर्कशॉप के अंदर इस एल्फ को यहाँ पर डीएक्टिवेट करना भूल गया था या फिर इसको यहाँ पर से हटाना भूल गया था। कार कहता है कैसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर कितनी बार आ चुका हूँ, मैंने जब कल दरवाजा खोला था तब भी यहाँ पर ये नहीं था, अगर यहाँ पर एक एक्टिवेटेड एल्फ होता तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे देता। तो नॉविस उनसे कहता प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, आज रात के वक्त में यहाँ पर कुछ बेसिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि कल सुबह तक मैं यहाँ पर जब मेरे मास्टर आएंगे तो उनके सामने कम से कम अपना चेहरा दिखाने के लायक तो हो जाऊं कि मैं भी एक क्राफ्टर बन सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सीडेंटली एक्टिवेट कर दिया, मुझे नहीं पता कि ये कैसे एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये एक्टिवेट हो गया। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ज़ेंग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर बबून के नए डेवलप एल्फ को जो कि चेन एल्फ है तुमने उसको एक्टिवेट कर दिया, लेकिन तुमने ये कैसे किया, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसी के साथ ही यहाँ पर एक सीन में पास का दिखाया जाता है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पर जब मास्टर बबून काम कर रहे थे तो मास्टर ज़ेंग उसके पास आते हैं, उसे कहते हैं कि हाई रेप चाहते हैं कि यहाँ पर एक इंस्पेक्शन की जाए, फायर इंस्पेक्शन के लिए तुम्हें यहाँ पर जितने भी बाहर हैजर्ड्स हैं सभी को हटाना होगा, इसी वजह से अपनी वर्कशॉप को अच्छे से साफ कर लेना। फिर साथ ही उसे कहते हैं क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो, क्योंकि मास्टर बबून उसकी बात को सुन नहीं रहे होते। फिर साथ ही कहते हैं खामोश हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ पर बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब मत करो, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो मास्टर बबून यहाँ पर अपने स्पेशल प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर वो उसकी स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं ये आखिरी पीस है, अगर मैंने यहाँ पर इस 32 क्ले स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ दिया तो उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये स्पेशल चेन एल्फ जो है ये बड़े काम का होने वाला है। लेकिन इसी के साथ उनके हाथ कांप रहे होते हैं जिसकी वजह से वो उसको आपस में जोड़ नहीं पाते, जब उसे आपस में जोड़ नहीं पाते तो बाकी का सारा मॉडल भी बिगड़ जाता है। तो इस बात से वहीं पर गुस्सा हो जाते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं। ज़ेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बना क्या रहे हो। तो मास्टर बबून उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चेन एल्फ प्रोटोटाइप बना रहा था, ये मेरा न्यूली डेवलप क्लियर परफॉर्मिंग स्ट्रक्चर होने वाला है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको यहाँ पर अगर हम लोग सेंटर से 2 हिस्सों में काटेंगे तो दोबारा से सेल्फ हील कर पाएगा। तो मैं अच्छी तरह से पता है कि हमारे जो मॉडल्स हैं एल्फ जो है ये काफी ज्यादा अच्छे यूनिक है, लेकिन काफी सारी एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो डिफेंस टाइप है बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि अगर कोई इनके पर अटैक करे इनको बड़ी आसानी से काट सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ पर एक ऐसा एल्फ बना रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग चेन्स के साथ उसको मजबूत बनाएंगे। मैं इसके अंदर चेन सिस्टम यूज करने वाला हूँ जिसमें धागे जो है आपस में इंटरवीन करेंगे और जब हम यहाँ पर इसको सेंटर से काटेंगे पिछले धागे जो अपने आप वहीं पर अपनी जगह के ऊपर जुड़ जाएंगे और इसे हम लोग सेल्फ हीलिंग कहेंगे। तो ये बात सुनने के बाद ज़ेंग उसे कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारा डिजाइन भी काफी बेहतर है, लेकिन तुम यहाँ पर इसको पूरा कर पाओगे। तो मास्टर बबून उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर 13 बार इसको कोशिश कर चुका और 13 बार मैं यहाँ पर आखिरी स्टेप के ऊपर आकर रह जाता हूँ, क्योंकि आखिरी स्टेप के ऊपर आकर मैं लेसिस को आपस में नहीं जोड़ पाता, मेरे हाथ कांपते हैं क्योंकि मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर प्रिसीजन की जरूरत है जो मैं बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मास्टर ज़ेंग उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ पर काफी सारे क्राफ्टर्स हैं, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी टीम से किसी क्राफ्टर को यहाँ पर भेज सकता हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पर इनको आपस में जोड़ सकता है। तो मास्टर बबून चलाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम सभी लोग किस लायक हो, तुम लोग यहाँ पर आम से एल्फ को बनाने में महीने लगा सकते हो, तुम लोग यहाँ पर क्या इसको जोड़ोगे, तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बेवकूफ हैं और मेरे सामने तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो, और ऊपर से तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह से मैं यहाँ पर फिर से फेल हो गया, मुझे फिर से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, हालांकि इस बार मैं यहाँ पर कामयाब हो सकता था। तो मास्टर ज़ेंग उसे कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, मेरी वजह से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा सीन प्रेजेंट में आता है, मास्टर ज़ेंग उसे कहते हैं लड़के क्या तुमने वाकई में यहाँ पर चेन एल्फ को एक्टिवेट कर दिया। तुम्हारा नोविस से कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। ज़ेंग उसे कहते हैं कि नहीं बच्चे, तुमने यहाँ पर गलत नहीं किया, बल्कि तुमने यहाँ पर वाकई में सही किया है, कि तुमने यहाँ पर 32 स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ा कैसे। तो नोविस कहता है कि मैं बस एक के बाद एक उन सभी को यहाँ पर जोड़ता गया जिस तरह से उनके मैनुअल के अंदर लिखा हुआ था, मैं बस उसको पढ़ते हुए यहाँ पर उनको जोड़ रहा था और वापस में जुड़ गई। तो मास्टर ज़ेंग उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर कोई खास काम नहीं किया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने क्या किया है। और साथ ही वो साइड के ऊपर से एक वेपन उठाते हैं, तलवार उठाकर जाकर उस एल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, उस एल्फ को सेंटर से 2 हिस्सों में काटते हैं, लेकिन इसी के साथ वो एल्फ जो होता है फिर से आपस में जुड़ जाता है। तो ये देखकर मास्टर ज़ेंग खुद भी काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये तो सेल्फ हील्ड हो गया, इसका मतलब यह है कि उसका चेन एल्फ फार्मूला वाकई में काम करता है। जबकि सोल्जर उसे कहता है कि सर ये तो वाकई में काम करता है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो ज़ेंग उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि इसे तो बेसिक्स के बारे में भी नहीं पता, लेकिन फिर इसने यहाँ पर चेन एल्फ प्रोटोटाइप को कैसे पूरा कर दिया। तो वो उसे कहता है सर मुझे तो यही बताया गया था, इसने खुद ही कहा था कि इसे कुछ भी नहीं आता। तो नोविस भी कहता है कि सर ये तो एक एडवांस टेक्निक है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो बस यहाँ पर मास्टर बबून की दी हुई बुक को फॉलो कर रहा था, उनकी जो बुक जो कि बेसिक्स के बारे में लिखी हुई है, मैं बस उन बेसिक्स को देखकर यहाँ पर पढ़ा था और साथ ही मैंने यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दिया। तो वो बुक उनके सामने करता है। तो मास्टर ज़ेंग उसे कहते हैं दिखाओ यहाँ पर कौन सी बुक है। तो जैसे उस बुक को ओपन करते हैं फिर साथ उसे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि ये बेसिक की बुक है। बेवकूफ लड़के, ये बेसिक्स की बुक नहीं है, बल्कि ये मास्टर बबून की पूरी जिंदगी की कमाई है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में जितने प्रोटोटाइप्स बनाए थे उन सभी प्रोटोटाइप्स का फार्मूला इसके अंदर लिखा हुआ है, साथ उन सभी के तरीके इसके अंदर लिखे हुए हैं। बात सुनने के बाद नोविस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या जो उनका सीक्रेट मैनुअल है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताते थे, लेकिन वो यहाँ
यहाँ पर मुझे क्यों देंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर इसके बेसिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो नॉविस कहता है कि सर मैं इस बुक को 2-3 बार पहले पढ़ चुका हूँ, मेरे पास यहाँ पर करने को कुछ नहीं था, इसी वजह से मैंने 3-4 बार इस बुक को पढ़ लिया है, लेकिन मुझे ज्यादातर बातें इसमें से समझ नहीं आई। यहाँ पर आपके सामने बड़ी बड़ी तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स लिखी है मैं सभी को यहाँ पर मिमिक कर सकता हूँ, यानी कि उस टेक्निक का यहाँ पर उसी जैसा बिल्कुल सेम बना सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है, फिर साथ जैंग उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर कुछ लंबी छोड़ रहे हो। नॉविस कहता है नहीं सर मैंने कुछ भी लंबी नहीं छोड़ी। तो जैंग उसे कहता है अच्छा फिर ठीक है, और इसी के साथ वहाँ पर बुक में से स्टीली एल्फ का फार्मूला निकालते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इसको फॉलो करते हुए स्टीली एल्फ ज्यादा स्टीली एल्फ बना सकते हो, चलो जल्दी से मुझे बनाकर दिखाओ। और साथ ही वो यहाँ पर उसके लिए मटेरियल्स भी लेकर आते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से इसको बनाकर दिखाओ, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर इसको मिमिक कर पाते हो कि नहीं, तुमने कहा ना कि तुम इसको मिमिक कर पाओगे। तो ये बात सुनने के बाद नॉविस काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका मॉन्स्टर जो था वो स्टीली एल्फ ही था, इसी वजह से वो काफी खुश हो रहा था और कहता है हाँ मैं क्यों नहीं, मैं जरूर बनाऊंगा। मास्टर जैंग जो है वो चलाकर उस बंदे से कहते हैं घर जल्दी से जाओ, जाकर इसके लिए मटेरियल्स लेकर आओ, ये मेरे लिए अभी यहाँ पर एक स्टीली एल्फ बनाकर दिखाएगा। और उसके लिए वहाँ पर मटेरियल्स लाए जाते हैं। तो मास्टर जैंग कहते हैं कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर स्टार्ट करो, तुम यहाँ पर बना सकते हो, अगर तुम यहाँ पर इसको नहीं बना सकते तो अभी यहाँ पर कह दो। अगर तुम यहाँ पर इसकी लेग्स को सिंक्रोनाइज कर पाए, उसको एक्टिवेट कर पाए, जिससे ये बिल्कुल सही तरह से चलता हुआ मुझे दिखाई दिया, तो उसके बाद मैं तुम्हें सिखाने के बारे में सोचूंगा। तो हमारा नॉविस कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर से क्ले को उठाता है, उस क्ले को उठाने के बाद उसको लंबा करता है और उसकी टांगे बना देता है। ये देखकर जैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि जिसने कैसे कर दिया, कैसे पता चला कि टांगों को इस तरह से बनाया जाता है। तो वो उनकी 6 टांगे जो है वो कंप्लीट कर लेता है, कहता है कि अब मैंने यहाँ पर इसकी टांगे कंप्लीट कर दिया, अब यहाँ पर इसके सेंटर के पार्ट को बनाने की बारी है। और साथ ही वहाँ पर सेंटर पार्ट को उठाता है, उसके अंदर नोजल्स डालता है और साथ ही उसके अंदर हवा बढ़ना स्टार्ट करता है ताकि वो उसको बड़ा कर सके। ये देखकर मास्टर और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इन सारी एडवांस टेक्निक्स के बारे में कैसे पता चला, सिर्फ और सिर्फ एक बुक को पढ़कर यहाँ पर उसको कंप्लीटली मिमिक करना है, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। लगता है कि बबून ने इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ जरूर देखा था, जिसकी वजह से उसने इस लड़के को यहाँ पर अपने लिए अपना सक्सेसर चूज किया है। नॉविस को यहाँ पर एल्फ माइनिंग साइट के ऊपर बेचने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, क्योंकि हमारे ल्यू फेंग को एक एल्फ चाहिए, एक खुद का बनाया हुआ डिजाइन किया हुआ एल्फ चाहिए, ताकि वो यहाँ पर डेविल्स को पकड़ सके, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैसे वो यहाँ पर डेविल को पकड़ेगा और डेविल उन चारों में से कौन से एल्डर के अंदर है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा नाफिस जो था अपना पहला टेस्ट दे रहा था, जहाँ पर वो स्टीली एल्फ बना रहा होता है। तो वो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर उसको शेप दे रहा होता है, साथ ही वहाँ पर उसके अंदर फार्मूला सेल डालता और कहता है अब मैंने यहाँ पर सेल का फार्मूला भी इसके अंदर डाल दिया, साथ ही इसके स्प्रिंटर को भी जोड़ दिया। अब यहाँ पर इसके अंदर इसके टांगों को इसके साथ बाइंड करने की बारी, और साथ ही वहाँ पर वो डो को पकड़ता है, उसको लंबा खींचता है, उसके साथ धागा बनाता है और साथ ही वहाँ पर उसको उसकी टांगों को उसके साथ बाइंड कर देता है। टांगों को बाइंड करने के बाद उसका सारा उसके साथ जोड़ता है और कहता है कि अब इसे एक्टिवेट करने की बारी है। जब उसे एक्टिवेट करता है तो उसी के साथ वो स्टीली एल्फ जो होता है वहाँ पर चलना शुरू कर देता है। तो नॉविस कहता है कि मैंने कर दिया, चलो अब यहाँ पर इसके वेब को शूट करके देखते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर उसके वेब को शूट करता है तो उसके अंदर से पानी निकल आता है, वो सीधा जाकर मास्टर जैंग के मुंह पर लगता है। तो नॉविस चिल्लाकर कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसके नोजल को एडजस्ट करना भूल ही गया, मैं ये नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं एक और बार ट्राई करके देखता हूँ, मुझसे गलत हो गया। जबकि मास्टर जैंग उसे कहता है कि नहीं ये तो बड़ी अमेजिंग बात है। नॉविस कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि बबून ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सक्सेसर ढूंढा है, जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमारे ल्यू फेंग का दिखाया जाता है कि हमारे ल्यू फेंग जो होता है वो ड्रैगन से कहता है कि मुझे एक ऐसा एल्फ चाहिए जिसे मैं खुद से डिजाइन करवाना चाहता हूँ, उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए। तो ड्रैगन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर इस बार में कुछ बात करता हूँ। हमारे पास मास्टर बबून हुआ करते थे, मास्टर बबून तुम्हारे लिए वो एल्फ बड़ी आसानी से बना सकते थे, लेकिन अब उनकी जगह के ऊपर नॉविस वहाँ पर गया है, लेकिन उसे यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी मैं उसे रब्ता करके देखता हूँ, शायद वो यहाँ पर हमारी कुछ मदद कर सके। और इसी के साथ ही वहाँ पर कॉल करते हैं और कहते हैं नॉविस क्या तुम वहाँ पर पहुंचकर क्या तुमने वहाँ पर जाकर अपने बेसिक्स को समझना स्टार्ट किया है, क्या तुमने जॉब को रिकवर कर लिया। तो वो कहता है हाँ सर मैंने यहाँ पर आकर अपनी जॉब को समझ लिया और मैं यहाँ पर आकर काम भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ बहुत ही जल्दी एल्फ बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और इसी के साथ ड्रैगन से कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने वाला, हम लोग तुमसे एक एल्फ बनवाना चाहते हैं, इसी वजह से हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। यहाँ पर ल्यू फेंग से बात करो, ल्यू फेंग तुम्हें खुद बताएगा कि उसे यहाँ पर एल्फ के अंदर कौन कौन से फीचर चाहिए। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे बताता है कि मुझे ये वाले सारे फीचर उसके अंदर चाहिए। तो जैसे उसे ये वाली बात बताता है तो ड्रैगन उसे कहता है कि बताओ कि तुमने यहाँ पर सही बात को समझ लिया, तुम एल्फ बना पाओगे या नहीं। तो नॉविस से कहता है कि जिस तरह से यंग मास्टर ल्यू ने यहाँ पर मुझे बताया, मुझे लगता है कि मैं ये बना सकता हूँ, ये तो बहुत ही आसान काम है, इस तरह के एल्फ को बनाना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, अगर मेरे पास सही मटेरियल हो तो मैं बहुत ही जल्दी इसको बना दूंगा। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर 3 दिन में ये चाहिए होगा, क्या तुम 3 दिन के अंदर ये काम कर पाओगे। जबकि नॉविस से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, 3 दिन तो क्या मैं यहाँ पर आपको आज ही बना दूंगा, अगर मेरे पास मटेरियल हो तो आज मैं यहाँ पर एल्फ को बना दूंगा और कल सुबह तक डिलीवरी आप तक पहुंच जाएगी। तो ड्रैगन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं कि उनके पास वो एल्फ पहुंच जाता है। तो वो एक स्पेशल एल्फ होता है जो कि सिग्नल देने के लिए होता है। ड्रैगन जो होता है उस एल्फ को देखने के बाद कहता है ये तो बहुत ही सिंपल सा एल्फ है, लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि एक वेसल को पकड़ने के लिए यही वाला एल्फ इस्तेमाल होने वाला है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ यही वाला यूज होगा। तो ड्रैगन कहते तो फिर जल्दी से इसके साथ बॉन्डिंग कर लो, अगर तुम इसके साथ बॉन्डिंग करोगे तभी तुम यहाँ पर इससे कुछ काम करवा पाओगे। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है ये मेरे लिए
नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। ड्रैगन से कहता है क्या जो मेरे लिए है? तो लियू फेंग से कहता है कि हाँ जो तुम्हारे लिए है। तो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, हम लोग किसी ऐसी जगह के ऊपर चलते हैं जहाँ पर आसपास कोई भी ना, और वहाँ पर जाकर तुम इस एल्फ के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाना, और उसके बाद मैं तुम्हें सारे का सारा प्लान समझा दूंगा। और उसके बाद दोपहर के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंजिया को दिखाते हैं। वो जेंजिया को भी यहाँ पर अपने साथ मिला लेते हैं। तो वो जेंजिया को बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक मेथड है जिससे हम लोग अंडरकवर वेसल को ढूंढ सकते हैं, या फिर अंडरकवर वेसल की तरफ से जो भी एजेंट यहाँ पर हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं। तो ड्रैगन कहता है कि हम उसे ढूंढ सकते हैं, तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो जेंजिया कहती है लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तो मुझे कहते हैं कि जाकर प्रिंसिपल लू से इस बारे में बात करो, उनसे कहो कि तुम्हें यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज करना होगा, यानी कि यहाँ पर कर्फ्यू ऑर्डर जारी करना होगा पूरे 30 दिन के लिए। पूरे के पूरे बेस के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने रूम्स के अंदर ही रहेंगे, कोई अपने रूम के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। तो उस पेपर के ऊपर पढ़ती है जहाँ पर लियू फेंग ने उसे ऑर्डर्स के बारे में लिखा होता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जेंजिया उसके ऊपर पढ़ती है कि जहाँ पर लिखा है कि हमें स्क्रीनिंग के लिए पूरे 30 दिन के लिए बेस को कर्फ्यू में डालना होगा, और कोई भी अपने रूम के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ तक कि किसी को बाहर निकलकर सुसु करने के लिए जाने की इजाजत भी नहीं है। तो जेंजिया उसे कहती है कि वाकई में से हम लोग यहाँ पर वेसल को पकड़ पाएंगे? लियू फेंग कहता है मेरे पर भरोसा रखो, मुझे पता है कि हम लोग उसको पकड़ पाएंगे, तुम बस जाकर इस ऑर्डर को जारी करवा दो। तो वो कहती है ठीक है मैं अभी जाती हूँ। उसके बाद वो जाकर उस ऑर्डर को जारी करवा देती है। तो नेक्स्ट नाइट जो होती है वो नाइट जो होती है फुल मून की नाइट होती है। जैसे वहाँ पर चांद निकलता है तो ये सभी लोग झाड़ियों के अंदर जाकर छुपे होते हैं, एक ओपन एरिया में झाड़ियों में छुपे होते हैं। जेंजिया उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि झाड़ियों में छुपकर हम लोग अंडरकवर वेसल को ढूंढ पाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि कर्फ्यू लगाने की वजह से वो वेसल जो है वो खुद ब खुद चलकर जहाँ पर इस गार्डन में आ जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो ओपन एरिया में जहाँ पर आने वाला है? तुम्हारा लियू फेंग से कहता है मेरा भरोसा करो वो यहाँ पर जरूर आएगा, बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर कोई आता हुआ दिखाई देगा, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें बाद में इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। और इसी के साथ में कोई आता हुआ दिखाई देता है तो वो सभी लोग उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि अब कौन वहाँ पर आ रहा है। तो वहाँ पर और कोई नहीं होता बल्कि मास्टर गू शानी होते हैं। तो मास्टर गू शानी उसी तरफ आगे बढ़े होते हैं। तो जेंजिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वाकई में मास्टर गू शानी है, क्या हम लोग अभी जाकर उनको पकड़ ले? तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है नहीं फिलहाल के लिए नहीं, फिलहाल के लिए तुम सभी लोग यहाँ पर रुको, मेरे सिग्नल का वेट करो, हम सभी लोग यहीं पर छुपकर उनको देखेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। तो मास्टर गू जो होते हैं वहाँ पर ओपन एरिया में खड़े होकर चांद की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और वहीं पर खड़े रहते हैं। तो जेंजिया उसे कहते हैं उन्हें वहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और वो वहाँ से हिले भी नहीं और सिर्फ और सिर्फ चांद की तरफ ही देख रहे हैं। तुम्हारा लियू फेंग इसी के साथ चलाकर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लिया, सभी लोग यहाँ पर से बाहर निकल सकते हैं। जैसे वो ये वाली बात करता है साथ ही प्रिंसिपल गू का नाम चलाकर बुलाता है। तो मास्टर गू जो होते हैं होश में आ जाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं इस जगह के ऊपर क्या कर रहा हूँ? ऐसा दुनिया के फिर से मैं यहाँ पर स्लीप वॉकिंग कर रहा था, लगता है मैं सोते हुए फिर से यहाँ पर चला आया। तुम्हारा लियू फेंग उसके पास आता है जबकि मास्टर गू से कहते हैं ड्रैगन और जेंजिया तुम दोनों यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम सभी लोगों का यहाँ पर क्या काम है? तुम झाड़ियों में छुपकर क्या कर रहे थे? तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि मास्टर गू हमें पता चल चुका है कि अंडरकवर वेसल कौन है जिसने यहाँ पर ये सब कुछ करवाया, हमें इसके बारे में पता चल चुका है, हम लोग यहाँ पर से अरेस्ट करने वाले हैं। तो मास्टर गू से कहते हैं कि वाकई में पता चल गया, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, चलो जल्दी से हम लोग वापस चलते हैं अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर जाकर उस बंदे को पकड़ते हैं। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि ये जरूरी नहीं है, वो बंदा यहीं पर ऐसी जगह के ऊपर है। तो मास्टर गू कहते हैं कौन है? क्या वो जेंजिया है? लेकिन जेंजिया से कैसे कर सकते हैं, ये तो मास्टर लू की बहुत ही खास बंदी है। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि नहीं मास्टर गू वो बंदे आप है, वो अंडरकवर एजेंट आप हैं। सुनने के बाद मास्टर गू बहुत ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ चलाकर उसे कहते हैं तुम लोग अभी भी यहाँ पर मेरे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम लोग यहाँ पर मुझे सस्पेक्ट क्यों कर रहे हो जबकि सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं यहाँ पर कोई अंडरकवर एजेंट नहीं हूँ। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान है, लेकिन आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ आपने सब कॉन्शियसली किया, यानी कि आप वहाँ पर जानते नहीं थे कि आप सब कुछ कर रहे थे। तो मास्टर गू कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है? लियू फेंग उनको बताता है कि वेसल्स के डेमीगॉड ने एक हथियार बनाया है, एक वेपन बनाया है, एक ऐसा वेपन जिसे हम लोग डेविल कहते हैं, वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं और वो डेविल इस वक्त आपकी बॉडी के अंदर है जो कि आपसे ये सारे काम करवा रहा है। आपको पता भी नहीं होगा, वो आपके बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, इसी तरह से वो आपसे ये सारे काम करवाता है। वो अपने डेविल्स को इंसानों की बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जब उनकी बॉडी के अंदर छुप जाता है तो इंसान को उसके बारे में पता भी नहीं चलता कि उसकी बॉडी के अंदर एक डेविल रह रहा है जो कि वेसल्स ने बनाया है। इसी वजह से तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन यहीं पर आकर दोबारा से ग्राउंड जीरो के ऊपर आकर रुक जाती थी, क्योंकि पहले हमें मास्टर कॉन्ग के ऊपर शक था, उससे पहले मास्टर जैंग के ऊपर शक था और उसके बाद अब मास्टर गू आपके ऊपर शक है। हालांकि आप दोनों के खिलाफ सबूत भी है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। मास्टर गू से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया है, कोई मुझे यहाँ पर यूज कर रहा है। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि मैं यहाँ पर आपको सारी की सारी बात एक्सप्लेन करूंगा। मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पर सबसे पहले वो सीक्रेट वेपन जो था, यानी कि वो डेविल जो था, वो सबसे पहले किसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हुआ, किसकी बॉडी के साथ अटैच हुआ था। लेकिन उसके बाद से मुझे यहाँ पर इतना पता है कि वो दो लोगों की बॉडी के साथ तो जरूर था। मास्टर कॉन्ग की बॉडी के साथ था जब उसने पहली बार यहाँ पर टिप ऑफ ऑर्डर दिया था, जब यहाँ पर स्क्वाड के बहुत सारे लोग मारे गए थे। और उसके बाद उस इंसिडेंट को छुपाने के लिए मास्टर कॉन्ग ने आर्काइव के अंदर जाकर आग लगा दी और मास्टर कॉन्ग की बॉडी के साथ वो डेविल चिपका हुआ था, इसी वजह से उसने जाकर वहाँ पर आग लगाई ताकि सबूत को मिटाया जा सके और उन्हें जो टिप ऑफ लिखा था वो टिप ऑफ भी वहीं पर जल जाए। तो सीक्रेट वेपन ने अपने मिशन को पूरा कर दिया। तो मास्टर गू से कहते हैं तुमने जहाँ पर मास्टर कॉन्ग के बारे में बात की, इसका मतलब यह है कि वो सीक्रेट एजेंट जो है वो मास्टर कॉन्ग है, फिर मेरे पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? तो जहाँ पर मैं लियू फेंग अब उनके सामने भी ये बात एक्सप्लेन करेगा कि उनकी बॉडी के अंदर भी डेविल है। हम लोग अपनी एपिसोड 134 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर मास्टर गू की बॉडी के अंदर से कौन से कलर का डेविल निकलने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मास्टर गू कहता है कि जिस तरह से तुमने बात किया मुझे लगता है कि वो जो अंडरकवर एजेंट है वो मास्टर कॉन्ग है, फिर मैं तो वो ना हुआ। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और तब कि मास्टर कॉन्ग की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया था और उसे यहाँ पर वेल के बारे में किलिंग ऑर्डर लिखने के लिए आपकी जरूरत थी। उसके बाद उसने यहाँ पर अपने अगले टारगेट को चूज किया। और आप ये बात जानते हैं कि उस पार्टी में आपके साथ मास्टर कॉन्ग थे, उसके बाद मास्टर कॉन्ग वहाँ पर वाइन पीने के बाद बेहोश हो गए थे। साथ ही वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। मास्टर गू से कहते हैं कि वहाँ पर उस पार्टी में सभी लोग आए हुए थे और काफी सारे काउंटी ऑफिसर्स भी थे, जिन काउंटी ऑफिसर्स में मैं भी था, और वहीं पर मास्टर कॉन्ग भी आए थे। मास्टर कॉन्ग वहाँ पर आने के बाद मेरे साथ बात कर रहे थे और काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और साथ ही मुझसे काफी कुछ जानना चाहते थे कि कैसे मैं अपनी काउंटी को संभालूं। और वहीं पर बात करते करते वो मेरे साथ आगे बढ़े और मेरे साथ उन्होंने ड्रिंक पीने का कहा। और जब उन्होंने वहाँ पर ड्रिंक्स पी तो ड्रिंक पीते हुए बेहोश हो गया और उसके बाद में उठाकर उन्हें उनके रूम तक लेकर गया। थी कहानी तो तुमने अभी तक सुनी है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कब आगे आपको मैं बताता हूँ। जब वो वहाँ पर बेहोश हो गया मुझे लगता है कि वो भी इस डेविल का ही काम था। डेविल ने जानबूझकर उसे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बेहोश किया होगा क्योंकि डेविल्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो ये काम कर सकते हैं। उसके बेहोश होने के बाद आप उसे उठाकर उसके रूम तक लेकर गए, लेकिन उसे अच्छी तरह से बताया था कि अगला टारगेट उसका आप हो। जब उसको आपने हाथ लगाया उसी वक्त वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया और आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो आपकी बॉडी के अंदर ही है, क्योंकि मास्टर कॉन्ग ने आपसे पहले भी ये बात कही है कि वो भी यहाँ पर इस तरह की स्लीप वॉकिंग कर चुके हैं। और उन्होंने ये बात भी कंफर्म की थी, आपकी गार्ड को बताई थी कि एक बार बहुत सारी वाइन पीने के बाद वो बेहोश हो गए थे और उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर से स्लीप वॉकिंग की बीमारी खत्म हो गई। तो असल में जो हुआ था वो थ्योरी ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया था, उसकी बॉडी के अंदर जो डेविल था वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया और उस दिन के बाद से आपने स्लीप वॉकिंग शुरू कर दी, यानी कि वो डेविल अब आपकी बॉडी के अंदर है। और जिस तरह से आपने मुझे बताया कि 10 दिन पहले आपको यहाँ पर स्लीप वॉकिंग का दौरा पड़ा था और इसी तरह अब यहाँ पर स्लीप वॉकिंग का दौरा पड़ा है। तो जितना मैंने हिसाब लगाया मुझे लगता है कि हर पूर्णमासी यहाँ पर इसको क्या कहते हैं चांद फुल चांद की रात को आपको यहाँ पर स्लीप वॉकिंग का दौरा पड़ता है। रात भी आप वहाँ पर खड़े होकर चांद को देख रहे थे क्योंकि आप चांद से अपनी एनर्जी ले रहे थे, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो डेविल था वो चांद से एनर्जी ले रहा था। और इसी के साथ उसके बाद उसने वहाँ पर पेपर के ऊपर किलिंग ऑर्डर लिखा और वहाँ पर मास्टर कॉन्ग ने बिना आपकी इजाजत के कोइंसिडेंटली वहाँ पर आपके उस किल ऑर्डर की कॉपी को देख लिया जो कि वहीं पर वो वेस्ट करके चला गया था। तो मास्टर गू से कहते थे तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मास्टर कॉन्ग जो थे वो पहले उसका पपेट बने और उसके बाद अब यहाँ पर मैं उसका पपेट बन गया हूँ। लेकिन लड़के तुम्हें सबके बारे में पता कैसे चला? तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक डेविल का शिकार हो चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये किस तरह से काम करते हैं। और इसी के साथ ही लियू फेंग उसे कहता है कि तुम दोनों की बॉडी के अंदर सिमिलर जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल सिमिलर थे, यानी कि उससे भी रात को चलने की बीमारी बढ़ गई थी और आपको भी रात को चलने की बीमारी है। लियू फेंग उनको सारी की सारी बात एक्सप्लेन करता है कि वो जो डेविल आपकी बॉडी के अंदर है वो यहाँ पर चांद से अपनी एनर्जी लेता है। आपको पकड़ने के लिए हमने स्पेशली यहाँ पर जाल बिछाया था सिर्फ और सिर्फ आपको पकड़ने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि 10 दिन पहले आपको यहाँ पर वो स्लीप वॉकिंग का दौरा पड़ा था और फिर से अब यहाँ पर फुल चांद की रात आ चुकी है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो डेविल है उसे यहाँ पर दोबारा से अपनी एनर्जी लेने के लिए चांद में आना पड़ेगा, यानी खुले में आकर चांद की रोशनी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर कर्फ्यू का जाली ऑर्डर जारी किया जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम के अंदर रहे, लेकिन आप जो थे आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि वो डेविल था इसी वजह से आपको बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा लो रह चुकी है। इसी वजह से बाहर आकर अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करना पड़ा और जब वो बाहर आया तो हमने आकर आपको पकड़ लिया। तो मास्टर गूस की सारी बात सुनने के बाद बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं और साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर बिल्कुल बेदाग गुजारी है, यानी कि मैं एक ऑफिसर बनकर अपनी जिंदगी गुजारी और अलायंस का बहुत ईमानदार ऑफिसर रहा हूँ, लेकिन इस डेविल की वजह से मेरे पर इल्जाम लग गए हैं। तो लियू फेंग से कहता है कि मास्टर गू आपको यहाँ पर अपने पर ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है, ये सभी उन कमीने वेसल्स का किया धरा है। उन वेसल्स ने यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट वेपन्स बना लिए हैं जो कि यहाँ पर आपको पोजेस कर सकते हैं। तो मैं आप ही की तरह यहाँ पर पोजेस नहीं होता तो मैं कभी भी यहाँ पर इस ट्रिक को नहीं जान पाता। तो मास्टर गू से कहता है कि यंग हीरो मुझे बताओ कि मैं कैसे यहाँ पर इससे अपने आप को आजाद करवाऊं, मैं उसके कंट्रोल से कैसे निकलूं। तो लियू फेंग कहता है कि अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आप उसको मार डालें तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको एक रूम के अंदर बंद रहना होगा और उसे यहाँ पर सूरज चांद की रोशनी में लेकर नहीं आना होगा जिससे वो अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करता है। मास्टर गू से कहते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि मुझे एक रूम के अंदर बंद रहना होगा, लेकिन मुझे कितने दिनों के लिए एक रूम के अंदर बंद रहना होगा कि मैं यहाँ पर उस डेविल से अपने आप को कंप्लीटली आजाद करवा सकूं, कि मैं यहाँ पर इस डेविल के साथ और ज्यादा नहीं जी सकता, मैं यहाँ पर अपने ऊपर और इल्जाम नहीं लगवा सकता। तो लियू फेंग उनसे कहता है कि मेरे केस में तो यहाँ पर ये 3 महीने रहा है, मुझे लगता है कि आपको कम से कम यहाँ पर 3 महीने के लिए एक रूम के अंदर बंद रहना होगा, लेकिन किसी ऐसे रूम के अंदर बंद रहना होगा जहाँ पर आपके मूवमेंट्स को कंप्लीटली कंट्रोल किया गया हो, क्योंकि डेविल जो है वो आपको कंट्रोल करके आपसे रूम खुलवा सकता है और बाहर निकलवा सकता है। हमें आपके साथ कुछ ऐसा करना होगा कि आपके हाथ मुंह और पैरों को भी बांधना होगा, पूरी तरह से आपको चेयर्स के अंदर जकड़ कर रखना होगा ताकि आप अपने बीस को भी समन ना कर पाए। इस तरह आप वो यहाँ पर पूरे 3 महीने के लिए रहेंगे, आपको खाना वहीं पर दिया जाएगा और मुझे लगता है कि ड्रैगन जो है वो इसका बंदोबस्त आपके लिए कर सकता है। अगर आप इस बात के लिए एग्री होंगे तभी हम लोग आपके साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 3 महीने में आप यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से डेविल से निजात पा लेंगे और डेविल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो मास्टर गूस की बात सुनने के बाद कहते हैं तुम ये चाहते हो कि 24 घंटे के लिए बिना खाए पिए बंद रहूं और पूरे 3 महीने के लिए मुझे इसी तरह इसी स्टेट में रहना होगा। लियू फेंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए आपके लिए करना काफी आसान है, तो इस वजह से आपको ये करना चाहिए अगर आप उस डेविल से आजाद होना चाहते हैं। तो मास्टर गू से कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मुझे ये बताओ कि डेविल से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना होगा। तो लियू फेंग उसे कहता है कि आप यहाँ पर करने को तैयार हैं? तो वो कहते हैं क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, तुम्हें बताया ना कि मैं यहाँ पर एक ऑफिसर हूँ और मैंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से जिंदगी गुजारी है, मैं यहाँ पर अब किसी डेविल की वजह से अपने करियर के ऊपर दाग नहीं लगाना चाहता, मैं यहाँ पर करूंगा, मैं पूरे 3 महीने के लिए यहाँ पर अपने आप को बंदी बनाकर रखना चाहूंगा। वो ड्रैगन से कहते हैं ड्रैगन जल्दी से मेरे लिए इसका बंदोबस्त करो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे बांध कर रखा जाए ताकि मैं यहाँ पर पूरे 3 महीने के लिए उस डेविल को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकूं। तो ड्रैगन कहता है क्यों नहीं सर। इसी के साथ ही जैनजी अपने पास से चेन निकालती है और कहती है सर प्लीज माफ करिएगा, मुझे आपको हैंडकफ्स लगानी होंगी। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और उनसे कहती है सर आप आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे क्योंकि
क्योंकि इसी के साथ ही वो डेविल जो होता है मास्टर गू की बॉडी के अंदर फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तो जेंजिया कहते हैं कि मास्टर गू को फिर से यहाँ पर उस डेविल ने कंट्रोल कर लिया। तो वहाँ ल्यूफेंग से कहता है काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, ये इस वक्त यहाँ पर कंट्रोल हो चुका है और उन लोगों से कहता है कि बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर गू जो होते हैं वहाँ पर अपने बेस को रिलीज करते हैं और उनके पास जो बेस होता है वो इंटीग्रेशन स्टेज की मैक्स लेवल पर होता है। तो जैसे वो अपने बेस को वहाँ पर रिलीज करते हैं तो मैक्स लेवल का काफी पावरफुल मॉन्स्टर होता है। तो जेंजिया कहती है कि ये तो ब्लू विंडी मोल है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये डॉज करने में काफी ज्यादा माहिर है। तो ल्यूफेंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मिलकर काम करना पड़ेगा और इसी के साथ वो अपनी वेल को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी वेल को रिलीज करता है इसी के साथ उसकी वेल काफी ज्यादा बड़ी होती है। अलायंस के दूसरे सोल्जर जो यहाँ से काफी ज्यादा दूर होते हैं वो लोग भी इस वेल को वहाँ पर देख लेते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर तो एक वेल है, लगता है कि वो कैदी जो है वो भाग का चाह रहा है, चलो जल्दी से हम सभी को वहाँ पर जाना होगा, जाकर में इस कैदी ल्यूफेंग को पकड़ना होगा। इसी के साथ ही वो अलार्म भी बजा देते हैं। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर गू जो होते हैं वो अपने अपने मोल को आगे की तरफ भेजते हैं। उनका म्यूल जो होता है वो तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर हमारी वेल के ऊपर अटैक करने लगा। लेकिन हमारा ल्यूफेंग जो होता है अपनी वेल से कहता है कि प्रिंसिपल गू जो है इस वक्त नेबुलेट हो रहे हैं, इसी वजह से उनका जो बीस्ट है वो भी निर्दोष है, वो तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। वो अपनी प्यूनी से कहता है यानी अपनी वेल से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसको बुरी तरह जख्मी नहीं करना, बस इसको आसानी से हरा दो। जेंजिया से बताती है कि इनके पास एक स्पेशल पावर है कि ये बड़ी आसानी से अटैक्स को डॉज कर सकते हैं। इसी वजह से मास्टर गू का जो बीस्ट है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। तो ल्यूफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। ल्यूफेंग कहता है कि जिस तरह से तुम बता रही हो मुझे लगता है कि इनकी टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। और वो अपनी वेल से कहता है कि अटैक करो। वो अपनी पूंछ के साथ म्यूल के ऊपर अटैक करती है तो उसकी म्यूल जो होती है वहाँ पर उसकी पूंछ के नीचे दब जाती है। और ये देखकर ड्रैगन कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमने यहाँ पर इतनी आसानी से इसको कैसे हिट कर दिया। तो ल्यूफेंग भी कहता है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि ये बड़ी आसानी से अटैक्स को अवॉइड कर सकती है, ये डॉज करने में काफी ज्यादा माहिर है, लेकिन इसने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मेरे अटैक को कैसे अपने ऊपर ले लिया, ये तो बुरी तरह से हिट हो गई है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो जो म्यूल जो होती है वहाँ पर से निकलने के बाद वेल की पूंछ के ऊपर बाइट कर लेती है, वो उसको काट रही होती है। ड्रैगन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही म्यूल यहाँ पर कर क्या रही है, ये यहाँ पर इस तरह से हरकतें क्यों कर रही है जिस तरह से कोई से कंट्रोल ही नहीं कर रहा। ल्यूफेंग कहता है कि मुझे पता चल गया ये ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि मास्टर गू इस वक्त डेविल के कंट्रोल में है। इसी वजह से वो डेविल जो है वो यहाँ पर बीस्ट को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर मास्टर गू यहाँ पर होते तो वो इस म्यूल को ठीक तरह से कंट्रोल कर पाते, तो हमारे लिए इस फाइट को जीतना काफी आसान है। और इसी के साथ ही मास्टर गू वहाँ पर से भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 135 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर मास्टर गू को पकड़ पाएंगे और साथ इसके बॉडी के अंदर से डेविल को भी ढूंढ पाएंगे या नहीं।